जय हिंद दोस्तों। वो कुछ कारणों से अचानक से लेक्चर कट गया, तो आप इसको देखिए। ये मैंने डिस्कशन कर ही लिया था, तो मतलब ठीक है, बढ़िया हो कि एक ये खत्म हो गया था तभी ये कटा है। ठीक है, अब इसके बाद देखें, मैंने ये बता रहा था कि कुछ कुछ कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने जो आपको मीन्स, मतलब जब जनरल आंसर लिख रहे हैं जो क्वेश्चन वाला है, तो जैसे ये वाला कि हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, तो यही एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे, प्रेम तो संसार से उड़ गया, कुछ ऐसा एक आध शॉर्ट चीज। ठीक है, एक आध शॉर्ट चीज कि आदमी, हम में आदमियत का आदमी वह है जिस पास धन, अख्तियार है, इलम है, एक आध चीज। ठीक है, तो काम बन जाता है, मतलब बहुत बढ़िया काम बन जाता है। अब यहाँ पे देखें, जो हम लोग तीसरा डिस्कशन करना है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला। तो बस आपको ध्यान में रखिए, ये वाला बेसिकली क्या है, यह पंच नहीं राक्षस है, पक्के राक्षस, राक्षस लिखा है। यह सब हमारी जगह जमीन छीन कर माल मारना चाहते हैं, इतना याद रख लो। पंच नहीं राक्षस है, पक्के राक्षस, ये सब हमारी जगह जमीन छीन कर माल मारना चाहते हैं, इतना याद रख लो। ठीक है, तो अब ये बेसिकली बस क्या ध्यान में रखना है इसमें बस एक जो ध्यान रखने वाली बात वो बता रहा हूँ। याद होगा आपको, पंच परमेश्वर भी एक कहानी है, मुंशी प्रेमचंद लिख रहे हैं। और पंच परमेश्वर में क्या है, पंचों को परमेश्वर बता रहे हैं। वो जो पंचवा रहता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है आखिरी तक जाते जाते। यहां पर पंच परमेश्वर नहीं रहे, और ये पंच परमेश्वर नहीं रहना ही क्या है, पूरी तरह से नग्न यथार्थ को दिखा रहा है कि भैया पंच परमेश्वर नहीं रहे, ये समाज के लूटने खसोटने वाले वर्ग में से ये आ चुके हैं कि लूट रहे हैं बस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन यही बात आपको बतानी है कि जो मैंने बताया कि संक्रमण काल, ठीक है, आदर्शवाद से नग्न यथार्थ को दर्शाने वाली रचना है। ठीक है, नग्न यथार्थ वालों की दर्शाने की रचना है, जो जो क्या है, जो पंचों को या जो पंच, जहां पंच ऐसे लिखेगा, इस तरह से लिखेगा ताकि वो किताब भेजा जाए, जहां पंच परमेश्वर नहीं रहते हैं बल्कि बल्कि दूसरों का अनाज हड़पने वाले राक्षस बन जाते हैं। तो अब फिर बता देंगे व्याख्या में वही कि धनिया के उग्र रूप को दर्शाता है। ठीक है, धनिया के उग्र रूप को दर्शाता है जब झुनिया को शरण देने के कारण पंचों ने सारा अनाज हड़प लिया। ठीक है, तो पंचों ने क्या किया, सारा अनाज हड़प लिया। तो वही बात है बस, बाकी तो इसको तो एक्सप्लेन कर ही देंगे कि तुम्हें लगता है कुछ नहीं मिलेगा और तुमको कुछ नहीं वापस करेंगे, है ना, बस यही सब बात है। जैसे होरिया को ये लगता था कि अगर मैं सारा दे दूंगा अनाज तो उसमें 10-5 मन हमको खाने को मिल जाएगा। ठीक है, होरिया को ऐसा फील आती थी, पंचे ससुरे वापस नहीं किए। तो वही बात इसको बताया, शोषण, ये सब आप फिर तो लिख लेंगे, फिर बहुत बड़ी बात नहीं, बस मुझे ये बताना था कि ये बात आपको बताना कि पंच परमेश्वर कहानी से, ठीक है, कहानी से लिंक कर देना है। ठीक है, अब क्या आएगा, एक जो काम का है, अच्छा ये लाइन याद रख लेना, सेवा ही वह सीमेंट है, बस इतना, ये लाइन याद रखना, मेंस में काम आएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा महत्वपूर्ण है, यहां पर ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट बहुत इसीलिए कह रहा हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण है पहचानने के लिए, क्योंकि हो सकता है ये आ जाए, पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग क्या करेंगे ना, अभी तो आप लोग मजा आएगा, देखो अरे सर आता है, जब आगे की और रचनाएं पढ़ोगे ना तभी होगा कंफ्यूजन, अभी नहीं कंफ्यूजन होगा। अभी तो आपको लगेगा सर गोदान में पढ़ रहे, कौन सी बड़ी बात है, हमें तो सब आता है। और गोदान जब पढ़े रहोगे ताजा ताजा, ठीक है, तो एकदम आपको सारी चीजें ढंग से आती रहेंगी, सारी चीजें एकदम आपको पता होंगी कि इसका यही है, इसका यही है। लेकिन जब इसमें ऐड करोगे कविता क्या है, जब आपने कविता क्या है पढ़ी होगी, जब आप पढ़ोगे साहित्य की प्रगतिशीलता, जो मुंशी प्रेमचंद का निबंध है, यही है ना, साहित्य की प्रगतिशीलता, और जब आप उसके साथ पढ़ोगे स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त में भी जो मातृगुप्त रहता है, मातृगुप्त, वो चलते चलते कविता के बारे में बात करता है, कविता के बारे में वो चलते चलते बात करता है। तो जब ये 4-5 रचनाएं आप पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन आएगी कि यार ये किस रचना का पार्ट है। तो यहां पे ध्यान रखना है, क्या कह रहा है, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। ठीक है, धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियां संसार को चाहे कितना ही मोहित कर लें, कवि के लिए यहां पर जरा भी आकर्षण नहीं है। उसके मोद और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं और मिटी हुई स्मृतियां और टूटे हुए हृदय के आंसू है। जिस दिन इन विभूतियों में उसका प्रेम न रहेगा उस दिन वह कवि न रहेगा। दर्शन जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता है, कवि उसमें लय हो जाता है। तो जीवन के जिन रहस्यों से दर्शन केवल बातचीत करता है, कवि उसमें मिल जाता है, कवि जीवन के रहस्यों में पूरी तरह से अपने आप को खो देता है। ये बात कह रहा है गोदान में। ये बात कौन कह रहा है, खन्ना, सॉरी प्रोफेसर मेहता बात कर रहा है भाई मिस खन्ना से, ना मिस खन्ना से बात कर रही है ना, मिस खन्ना भाई गोविंदी रहती है मिस खन्ना। ठीक है,
ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि वो रो रही होती है बेसिकली, उसका जो पति है वो एकदम मिस मालती के चक्कर में रहता है। आपको पता ही होगा, कहानी आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगी। तो पति उसके चक्कर में रहता है, तो ये हमेशा परेशान रहती है पूरी तरह से, तो कविता लिखना बंद कर देती। तो वही बात उसको मोटिवेट कर रहा है, तरह समझ लो, एक तरह से मोटिवेट कर रहा है ना। तो फिर वही बात बतानी है आपको, ठीक है, फिर वही बात बतानी है। और कवित्व एवं कविता पर भी मुंशी प्रेमचंद करते हैं चर्चा, इस पर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। तो आपको इंट्रोडक्शन ऐसा ही लिखना है कि जो, ठीक है, कि गोदान में मुंशी प्रेमचंद ने न केवल आदर्श से यथार्थ के दिशा तय की है, आदर्श से नग्न यथार्थ की दिशा तय की है, बल्कि कवि और कविता या कवित्व और कविता जैसे मुद्दों पर भी, या रचना जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय रखी है, ठीक है ना, अपनी राय रखी है। और यही बार आप इस बात को बता देंगे, ठीक है। एक सेकंड, क्या है, यहीं पर इसको अपनी राय बता देंगे, ठीक है। और लिखेंगे, यहां पर प्रोफेसर मेहता गोविंदी से यह कथन कहते हैं। तो ये बात कह रहा है कि भैया जहां पर, अब ये क्या है पूरा कथन, यही कह रहा है कि जहां पर जिसे संसार सारा दुख कह रहा है ना, कवि उसी में अपनी रचना मिलती है, कवि को उसी में अपनी रचना मिलती है, ठीक है। कवि को रचना दुख में मिल जाती है। लौकिक वस्तुएं सब क्या हैं, धन, रूप, बल, विद्या, ये सब क्या है, भौतिक एवं लौकिक वस्तु हैं। कवि को इसमें कोई आकर्षण नहीं रहता है। कवि को आकर्षण रहता है किसमें, जो स्मृतियां हैं जो उसको दुखी करती हैं। याद है, एक ये भी याद होगा आपको, वियोगी होगा पहला कवि, आ से निकला होगा गान, है, आ से उपजा होगा ज्ञान, पंत जी लिखते हैं ना छायावाद में। तो कुछ ऐसा ही है कि कवि को दुख में ही कविता दिखती है, मिटी हुई स्मृतियां में कविता दिखती है ना, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और जिस दिन इस वियोग को कवि त्याग देगा, वह दिन उसके कवित्व का अंतिम दिन होगा। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान में रखिए। विशेष में क्या ध्यान में रखना है, विशेष में पहली बात आप लिखेंगे कि प्रेमचंद ने अपने निबंध साहित्य की प्रगतिशीलता, ठीक है, साहित्य की प्रगतिशीलता, या जो भी निबंध का नाम है वह चेक कर लेना, में भी इसी प्रकार विश्लेषण किया है, ठीक है, है ना। दर्शन और कविता का अंतर स्पष्ट कर रही है, कह रहा ना कि दर्शन जीवन के रहस्यों से विनोद करता है, कवि उसमें लय हो जाता है। तो दर्शन और कविता का अंतर भी है। दर्शन क्या है, निर्लिप्त वैचारिकता है, जबकि कवि संलग्नता और संलिप्तता है, ठीक है। पंत का भी कथन याद हो गया, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा ज्ञान, ठीक है, आ से उपजा होगा ज्ञान। और लिखिए, चूंकि वैचारिक कथन है तो तत्समी शब्दावली अधिक है, ध्यान रखिएगा। तो वैचारिक कथन है ना, विचार हो रहा है, तो जहां पे विचार, चिंतन, ये सब होता है, तो वहां पे क्या होता है, सामान्यतः शब्दावली हमारी तत्समी हो जाती है। तो तत्समी प्रधान है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से तत्समी है, लेकिन हाँ तत्समी प्रधान है। तो आप थोड़ा सा इस बात को भी बता देंगे, ठीक है। तो ये हमारा व्याख्या वाला इसका सेक्शन खत्म होता है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे क्या क्वेश्चन है, पहले हम एक डिस्कशन वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो, तो ये ध्यान में रखोगे। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन अगर मैं एक बार बस शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि धनिया प्रेमचंद की सृजनात्मक आंख है। तो सृजनात्मक आंख मतलब पूरा स्टार्ट से लेके अंत तक, तो आप यही सब एक्सप्लेन करना है आपको कि स्टार्ट लेके अंत तक धनिया ही दिखी है, प्रेमचंद की विचारधारा को व्यक्त कर रही है। और होरी का हो रहा शोषण भी वही देख रही है, विरोध भी वही कर रही है। शोषण का कहती है ना, पंच नहीं राक्षस है पक्के राक्षस, इसीलिए याद कराया, एग्जाम्पल यही सब देना है। होरी का शोषण भी देख रही है, ठीक है। गोबर वर्सेस झुनिया, जब झुनिया होता है तो झुनिया की देखभाल भी करती है, ठीक है। संवेदनशीलता भी है इसमें, और मातृत्व भी है, जबकि क्रोध और आप कह सकते हो विरोधी चरित्र भी है, तो क्या है, पूरा मल्टी डायमेंशन चरित्र है। आप इस बात को एक्सप्लेन करेंगे, भाई सब एग्जांपल दे देंगे, ठीक है, वही सब एग्जांपल दे देंगे। वही सुहागी तृण है ना, वही वाला एग्जांपल लेके बताएंगे ना कि सृजनात्मक आंख होने के बावजूद भी क्या है, पति ही उसके लिए सब कुछ है ना। सुहागी वह तृण है जिससे वह विपन्नता के अथाह सागर को पार कर रही थी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए वो सब कुछ आपको एग्जांपल बताया, ठीक है। आज कुछ मतलब दिक्कत आ रही है बार बार।
क्यों कनेक्शन कट गया यार? कोई बात नहीं, फिर से आ गया वापस। ठीक है, अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है जो हमें करना है ये वाला, पहले इसको हम केवल डिस्कशन करना है, इसको बाद में करते हैं डिस्कशन में। देखो पहले इसको कर लेते हैं। कह रहा है गोदान उपन्यास के होरी और गोबर की तुलना करते हुए बताइए आपके मत में कौन अधिक संभावनाशील चरित्र है, कौन संभावनाशील चरित्र है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में आप क्या बताएंगे? इंट्रोडक्शन में वही परिस्थिति बताएंगे, इंट्रोडक्शन में वही परिस्थिति बताएंगे। चाहे तो आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं। शुक्ल जी के अनुसार साहित्य क्या है? जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, संचित प्रतिबिंब है। जब मुंशी प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा जा रहा था तो वह समय न केवल सामंती से पूंजीवाद, ठीक है, सामंती से पूंजीवाद, राष्ट्रीय आंदोलन की प्रखरता का दौर तथा आधुनिक विचारधारा का दौर था। या आप कह सकते हो परंपरावाद से आधुनिकवाद, सामंतीवाद से पूंजीवाद, परंपरावाद से आधुनिकवाद, संक्रमण का दौर था तथा जनता की चित्त वृत्तियों में यह संचय मूलतः दो प्रतिनिधि चरित्रों होरी एवं गोबर द्वारा दर्शाया गया है। तो आप मेरे बात समझिएगा, आप क्या कर सकते हैं ना, इस प्रकार से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि वो समाज ऐसा था कि संक्रमणकालीन का समाज था। तो होरी किसका प्रतिनिधि कर रहा है? होरी प्रतिनिधि कर रहा है जो सामंतवाद को स्वीकार रहा है, होरी प्रतिनिधि कर रहा है जो परंपरावाद को स्वीकार रहा है। होरी कह रहा है ना, जब पांव के तले गर्दन हो तो उसको सलाने में ही भलाई है। ठीक है, होरी ये बात कह रहा है। गोबर कह रहा है जिसके पास रुपया होगा उसको कोई नहीं कुछ बोलेगा। ठीक है, उसी की लाठी उसी की भैंस। ठीक है, गोबर ये बात कह रहा है। गोबर पैसा कमाने को सीधी बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कह रहा है पंचों को, जब गोबरवा कांड करके भागता है झुनिया के साथ, तो ये पंचों को दंड भरना स्टार्ट कर देता है। गोबरवा कहता है कोई दंड वंड नहीं, काहे दंड, काहे कतन, है ना। मेरी बात समझिएगा। तो ये क्या है बेसिकली, इस बात को आप समझिए कि ये बेसिकली क्या है। गोबरवा रुपया कमाने पे जोर देता है, वह शहरी चरित्र है, शहरी मजदूर वर्ग का प्रतिनिधि कर रहा है गोबरवा। ठीक है, ये ग्रामीण कृषक वर्ग का प्रतिनिधि कर रहा है। ठीक है, दहेज क्या है? दहेज देने के लिए दोनों उधार ले लेते हैं भाई। रूपा की जब शादी करते हैं, रुपया की, तो दहेज देने के लिए प्रॉपर उधार धर लेते हैं बड़े खुश होके, अरे ठीक है दहेज तो बहुत जरूरी है। तो ये बात समझिएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये बात है ना, ये बात ध्यान में रखनी होगी और इसी बेसिस पे आपको आंसर लिखना है। तो देखो मेरी बात समझना, जरूरी नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है कि आप क्या करो एकदम लाइन बाय लाइन यही आंसर रट के जाओ। एकदम जरूरी नहीं है, ना ही जरूरी है ना ही संभव है। ठीक है, ना ही जरूरी है ना ही संभव है कि आप एकदम लाइन बाय लाइन रट के जाओ और काम करो। ठीक है, ये चीज संभव नहीं है ना, ये चीज एकदम संभव नहीं है। ये बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसी में से आप फिर एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, फिर इसी में से आप एग्जाम्पल देंगे। तो अब क्या है, मैंने जो आपको बताया इंट्रोडक्शन वैसा ही लिखिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऐसा ही लिखिए। अब यहां पर देखिएगा कुछ कीवर्ड्स, ठीक, कुछ कीवर्ड, जैसे कहता ना लस्टॉम कहता ना होरी, इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है। मोटा कौन होता है? जिसे न ऋण की सोच है न ही चुकाने का भय, कुछ ऐसे बातें बोलता है ना। हाँ, वही बात जब हीरा कहता है कि मोटे हो रहे हो, ठीक है, तो वही कहता ना कि अब मेरे मोटे होने के दिन गए। कुछ देखो यहां पर दिख जाएगा, कुछ कीवर्ड देखो ध्यान रखना है। क्या ये मेरे मोटे होने के दिन है? मोटे वह होते हैं जिसे न ऋण का सोच होता है न इज्जत का।
ये बात, ये ऋण का सोच और इज्जत की बात ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है परंपरावादी मानसिकता है। मोटा होना बेहयाई है, 100 को दुबला करके एक मोटा होता है, यानी क्या है? समाज में व्याप्त असमानता को भी दर्शा रहा है। रुपया, जब वो धनुष यज्ञ के लिए रुपया जुगाड़ने बहुत मेहनत से लगता है, रुपया जुगाड़ने, ठीक है, तो ये बात समझना। तो ये है हमारा, ठीक है। तो होरी और गोबर की तुलना आप कह रहा है कौन पहले प्रश्न को समझ लिया आपने कि क्या इंट्रोडक्शन में किस तरह से प्लॉट करेंगे प्रॉपर, कि संक्रमण काल का दौर है और संक्रमण काल का दौर है जिसमें होरी इन चीजों का प्रतिनिधि कर रहा है, जबकि या होरी आप लिख सकते हो होरी पारंपरिक ग्रामीण कृषक वर्ग का प्रतिनिधि कर रहा है, जबकि गोबर आधुनिक शहरी मजदूर वर्ग का प्रतिनिधि कर रहा है। ये बात आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। और वही संक्रमण ग्रहण पूरा जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब, बड़ी बड़ी बातें आप लिख देंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा भाई कितना आता है, ठीक है। तो एग्जामिनर को थोड़ा तो डराना है, ठीक है, कि आपको आता है अच्छा खासा, आपको चीजें पता है, ठीक है, की बात ध्यान में रखिएगा। संभावनाशील चरित्र कौन है? तो सीधी बात है, संभावनाशील चरित्र गोबर है। गोबर जो अपनी विद्रोही मानसिकता है, ठीक है, अत्यधिक विद्रोही मानसिकता है, उसके कारण क्या है? संभावनाशील चरित्र है, मौके पर चेंज हो जाता है, ठीक है, मौके पर चेंज हो जाता है गोबर बहुत ज्यादा, ठीक है। होरी अपने आप को गुलाम मान चुका है कि पैदा हो गए हैं अब गुलामी में, तो करेंगे क्या करेंगे। गोबर कहता है नहीं कुछ नहीं, गोबर कर्मवादी, सब गोबर कर्म पे विश्वास करता है, धर्म पे नहीं, परंपरा पर नहीं, रूढ़ियों पर नहीं विश्वास करता है। तो अधिक संवेदनशील चरित्र ये है। अब ये आपके आंसर राइटिंग की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना बढ़िया आंसर राइटिंग में अपनी प्रैक्टिस अभी तक की है कि नहीं की है, क्या कर रहे हैं आप लोग, कि आप इसको बिंदा या बिस्सू से जोड़ सकते हैं क्या, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि गोबर में वही आप कह सकते हो वही विद्रोही चरित्र और वही संभावनाएं दिखती हैं जो है ना मन्नू भंडारी के महाभोज में बिंदा एवं बिस्सू में दिखती हैं। बिंदा तो मर जाता है, तो बिस्सू में दिखती है, वही संभावना है, वही विद्रोहीपन है, वही चरित्र है। तो अगर आप ऐसा लिंक कर पा रहे हो, या फिर जो आगे चल के ऐसे कह सकते हो, जो आगे चल के बिंदा और बिस्सू में बिंदा और बिस्सू के रूप में महाभोज में दिखती है, तो वही संभावना है जो आगे चल के भाई समय के साथ विकसित होके बिंदा एवं बिस्सू में दिखती है। कितना बढ़िया लिंक कर पा रहे हो, ये आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंट है। देखो कहीं भी जब आप आंसर राइटिंग पढ़ोगे ना, ये सारी चीजें लिंकेज नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें लिंकेज नहीं मिलेगी। क्यों भाई? सीधे आंसर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, यहाँ पर इस रिस्क का फायदा होता है, ठीक है, प्रॉपर इस रिस्क का फायदा होता है। तो कितना बढ़िया आप लिंक कर पा रहे हैं, अब आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि ठीक है ना। अब इंट्रोडक्शन मेन बॉडी कंक्लूजन पे आते हैं। तो इंट्रो मैंने बता दिया, ठीक है, इंट्रो वही जो बताया कि जनता की, शुक्ल जी के अनुसार जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब और समाज ऐसा था, तो चित्तवृत्तियां इस प्रकार थी। तो दो प्रतिनिधि चरित्र हैं ये दोनों, ठीक है, ये बात आपको इंट्रोडक्शन में देना है कि ये कृषक पारंपरिक जीवन ग्रामीण अभावयुक्त व्यक्ति का चरित्र है, अभावयुक्त व्यक्ति का चरित्र है। वहीं ये ऐसे व्यक्ति का चरित्र है जो क्या करता है, अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन लाना चाहता है, अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन। गोबर ये बात आप बता देंगे इंट्रोडक्शन में। फिर तुलना करने के लिए आप चाहे तो टेबल फॉर्मेट बना दीजिए, मेरे हिसाब से बना ही दीजिए टेबल फॉर्मेट, क्या ही समस्या है। यहाँ पर इसको लिखिए गोबर को, यहाँ पर होरी को बताइए। कंक्लूजन, फिर कंक्लूजन में क्या बताना है कि भैया संभावनाशील चरित्र है ना, संभावनाशील चरित्र। क्यों गोबर, क्यों संवेदनशील संभावनाशील है? क्योंकि ठीक है, क्योंकि गोबर भविष्य, ठीक है, गोबर क्या है, भविष्य के यथार्थ को या भविष्य अनुकूल यथार्थ को दर्शाता है। और वो ऐसा, ये गोबर का चरित्र इसी प्रकार का है जैसा आगे कई साल पश्चात मन्नू भंडारी कृत महाभोज में बिंदु और बिस्सा के रूप में प्रकट होता है। वही है ना अग्निलीक, वही प्रकार की अग्निलीक है, ठीक है। तो कुछ आप चाहें तो इससे कंक्लूजन लिंक कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा यही महाभोज से लिंक करिएगा, बढ़िया रहेगा, कोई समस्या नहीं। महाभोज इवन देखिए, दो ऐसी रचना है ना जो आप देखेंगे खास तौर पे मैला अंचल और महाभोज, ये माना जाता है कि गोदान की ही अगले अगले चरण है, ठीक, गोदान के भाई इसमें ओमकारनाथ दिखेंगे, वहां पे भी आपको अलग अलग प्रकार के पत्रकार वहां भी दिखेंगे जो चूस रहे हैं, खून चूस रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपको दिखेगा जो
वो वर्ग है, जैसे राय साहब है ना, जो राय साहब जैसा वर्ग है, ठीक है, थोड़ा आदर्श है अभी राय साहब, हल्का फुल्का आदर्श बचा हुआ है, वहाँ आपको दिखेगा भाई वो दा साहब एकदम खतरनाक, साहब साहब दोनों। तो चाहे तो आप लिंक कर सकते हैं, मतलब पात्रों को बहुत बढ़िया से लिंक कर सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब यहीं पे आते हैं हम लोग, ठीक है, तो दोनों दो छोरों पर अवस्थित दिखते हैं। गोबर का व्यक्तित्व होरी के विरोध में है, ठीक है, होरी के विरोध में है। सामंती संस्कृति के जिन आधारभूत मूल्यों को होरी अपनाता है, गोबर न केवल असंतोष व्यक्त करता है बल्कि विरोध भी, सक्रिय विरोध करता है। तो जिन जिन आधारभूत, तो यही बात आपको पता नहीं कि सामंती संस्कृति के भाई मूल्यों को कौन दर्शा रहा है, होरी, और गोबर विरोध कर रहा है, उसका पूरा विरोध कर रहा है। तो पहला पॉइंट आप ये बताएंगे, होरी स्वयं को, तो पहला पॉइंट यही है, स्वयं टेबल फॉर्मेट में पहला पॉइंट यही बनाइएगा। मैंने वैल्यू एडिशन करा दिया, आप तो केवल पढ़ना है और एक एक दो एग्जाम्पल यूज करना है भाई। एग्जाम्पल जितना बढ़िया यूज कर लोगे, ठीक है, चलते चलते ही, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो बस अब वही करना है आपको, और इसमें कुछ रह नहीं गया आंसर में। तो हम इसको देखें, तो मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया। मेन बॉडी में पहला पॉइंट ये है कि होरी व्यवस्था के अनुरूप डाल रहा है और शोषण को नियति के रूप में स्वीकार करते हुए कहता है, ठीक है, तो ये लिखे, होरी स्वयं को व्यवस्था के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है और शोषण को नियति के रूप में स्वीकार करते हुए कहता है, भगवान ने जब गुलाम बना दिया तो अपना क्या बस है। पर फिर अब समझाएंगे, वहीं गोबर विद्रोह भाव से भरा हुआ है, वह व्यवस्था को नियति के रूप में स्वीकार नहीं करता बल्कि एक षड्यंत्र मानता है, ठीक है। तो गोबर षड्यंत्र मानता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, होरी मर्यादा उसके जीवन की, ठीक है, मूल धुरी है। आप बताएंगे कि गोबर झुनिया के विवाह हो जाने के पश्चात वो क्या करता है ना, वो क्या करता है, मर्यादा में रहते हुए पंचों को, ठीक है, क्या करता है, पंचों को अनाज या धनिया के मना करने पर भी, धनिया द्वारा पंच, ऐसे प्रॉपर लिखे, धनिया द्वारा ये पंच नहीं है, राक्षस है, पक्का राक्षस, ऐसा ब्रैकेट में ऐसे लिखिए, धनिया द्वारा ये पंच नहीं है, पक्का राक्षस है, राक्षस, ये बंद कहने पर भी क्या करता है, अपने जो है दंड भरता है और अपने घर की प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को पूरी तरह से होम कर देता है भाई। देखो उसकी गाय आती है, गाय को उसका भाई जहर खिला देता है, हीरा, ठीक है, जहर खिला देता है, तब भी वो अपने आप को पूरी तरह से होम कर देता है, घर की प्रतिष्ठा के लिए, अपनी जमीन के लिए एकदम पूरी तरह से त्याग दे देता है। वहीं गोबर इसका विरोध करता है। गोबर का मानना है कि मर्यादा ही होरी की दुर्दशा का मूल कारण है, जबकि एक उचित आय स्तर शहरी मजदूरी करके, यानी मजदूर का रहन सहन या मजदूर का जो जीवन यापन है वह इस किसान से अच्छा है। आप ये बात बताएं, गोबर के यह मानना है। और गोबर गांव छोड़कर शहर भी भाग जाता है, गांव छोड़कर शहर भाग जाता है, ठीक है। फिर धर्म बहुत ज्यादा जरूरी है। धर्म के नाम पे हर प्रकार का अत्याचार सह लेता है, ठीक है, और मानता है कि ये पिछले जन्म के कर्म हैं, ठीक है। तो होरी यही मानता ना कि पिछले जन्म के कर्म है जो इस प्रकार से हुआ है, ठीक है। वहीं गोबर पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करता है, कर्मफलवाद को स्वीकार करता है, ठीक है। वो कहता है ये मन को समझाने की बातें हैं, धर्म कर्म बापूजी, बस जिसके हाथ में लाठी है वो गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो जिसके हाथ में लाठी है, तो आप इस बात को कह सकते हैं, गोबर यहाँ पर समाजवादी यथार्थ दिखाते हुए कहता है कि धर्म शोषण का औजार है, मन को समझाने की बातें हैं। और फिर ये स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ, जिसके हाथ में लाठी है वो, तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा। चौथा पॉइंट, होरी क्या है, बिरादरी पंचायत की उपेक्षा नहीं करता। तो आप चाहें तो ये बता देंगे, पंच परमेश्वर से पंच राक्षस बन जाते हैं, यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। पंच परमेश्वर से पंच राक्षस, यहाँ पे जमीन का मोह, यही लिखिएगा, इसको यहाँ पे पंच वाला मत लिखिएगा। पंच परमेश्वर से पंच राक्षस में परिवर्तित हो जाने के बावजूद, ठीक है, गोबर होरी दंड भरता है। वहीं गोबर इस पे कोई विश्वास नहीं रखता, कहता है रुपए हो तो ना हुक्का पानी का काम है, ना ही जात बिरादरी का। तो ये एग्जांपल याद रखना है कि रुपए हो तो कुछ नहीं, ठीक है ना। राजभक्ति की भावना है भाई होरी के मन में, और राय साहब के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान है। वो कहता है कि जब पांव गर्दन तले दबी हो तो सहलाने में ही, है ना, भला है, जो भी कुछ कहता है। वहीं गोबर उपेक्षा, घृणा और विद्रोह का भाव रखता है राय साहब के प्रति, ठीक है, राय साहब के वो करता है। फिर गोबर क्या करता है, परंपरागत मूल्यों विश्वासों का अंधा अनुगम नहीं करता भाई, दुनिया से अंतर जाति विवाह कर लेता है। सोचो
है ना, है ना, समझ रहे हो। इंटरकास्ट मैरिज आज के समय में कोई करे तो बवाल हो जाता है। उस ससुरा वही समय कर लिया 1930 में विवाह कर लिया अंतर जाति, है ना, स्वच्छंद प्रेम पे। और फिर यहाँ पे भी बताएगा कि कई बार गोबर का चरित्र पलायनशील भी दिखता है, पलायनवादी भी दिखता है। एक पॉइंट आपको ऐड करनी है, पलायनवादी भी दिखता है। उदाहरण झुनिया को छोड़ के भाग जाना, झुनिया की तबीयत खराब होने पर भी उसका ध्यान न रख पाना या अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना, पलायनवादी भी दिखता है। जो कि वर्तमान समय की पहचान भी है। वर्तमान में मानो क्या है, बहुत पलायनवादी है, ज्यादा लड़ता नहीं है, पलायनवादी भी है। ठीक है। और फिर कंक्लूजन ये देंगे कि गोबर का चरित्र या उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि गोबर का चरित्र प्रासंगिक तथा भविष्यानुकूल है। ठीक है, भविष्यानुकूल है। और क्यों है, तो वही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में कंक्लूजन में पूरा लिखवा दिया कि बिंदा और बिसु जो कि भविष्य में, है ना, महाभोज में बिंदा और बिसु के रूप में संभावना प्रदर्शित करता है। तो ऐसा कुछ आप कंक्लूजन लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बाकी ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, जब हमने वैल्यू एडिशन किया ना, उससे 1 से 2 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। और 1 से 2 नंबर का ही तो काम होता है। 10 क्वेश्चन में 1 से 2 नंबर मतलब 10 नंबर। और 10 नंबर का मतलब है कि आईपीएस से आईएएस 10 का भी नहीं यार, एक नंबर का गया भाई। ये क्वेश्चन हो गया हमारा। एक क्वेश्चन हो रही है, महाकाव्यात्मक उपन्यास। क्या आप इस मत से सहमत है गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है? तर्क पुष्ट उत्तर दीजिए। महाकाव्यात्मक उपन्यास महाकाव्यात्मक। देखो महाकाव्य क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है तो आपको पता होगा। ठीक है, कि महाकाव्य की 5 उदात्त चरित्र, ये वो उदात्त भाव, उदात्त कर, ये आधुनिक डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी के विश्लेषण की आधुनिक समस्याओं में इस बात का चर्चा किया। और जो पारंपरिक दृष्टिकोण, मैंने सब बताया इसलिए मैं बस उड़ा के बता रहा हूँ। मैं इतना एक्सप्लेन करने लगूंगा हर चीज को ना तो अपना समय बहुत बर्बाद होगा, फिर हमारा कोर्स कंप्लीट होने से रहा। ठीक है, तो जो बातें पुराने बता चुका हूँ वो दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बस हिंट दूंगा। जो पारंपरिक कसौटियां हैं कि एक रस आना चाहिए, श्रृंगार वीर, है ना, इसमें से कोई एक रस आना चाहिए। ठीक है, एक रस आना चाहिए, कुछ सर्गों में विभक्त होना चाहिए। ये तो महाकाव्यात्मक कसौटी है। सारी संस्कृति का, पूरे समाज का विस्तृत चित्रण होना चाहिए भाई, यही सब तो है। ठीक है, यही सब तो है। आप कह सकते हो कि महाकाव्य होने की प्रतिमान यही सब है। अब थोड़ा सा अगर इसको देखेंगे आप, अगर अब गोदान को देखेंगे तो सारी संस्कृति का, देखो सारी संस्कृति का क्या है, उत्कृष्ट वर्णन हुआ है पूरी तरह से। शहरी, ग्रामीण, सभी समाज को, पूरे समाज को एकदम यथार्थ में दर्शाया है। पढ़ने के बाद रस, तो ऐसा कुछ रस की प्राप्ति कविता तो है नहीं, लेकिन पढ़ने के बाद आपको उत्कर्ष होगा, है ना। केवल मनोरंजन ही कवि का कर्म नहीं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो इसमें उचित उपदेश भी है अच्छा खासा। ठीक है, रस है, आपके जीवन में उत्कर्ष होगा, सीधी बात है। जब आप रचना पढ़ेंगे तो उसके बाद आपके दिमाग में थोड़ी संवेदनशीलता किसानी जीवन के प्रति, ठीक है, थोड़ी सी सहिष्णुता, ठीक है, थोड़ा सा त्रासदपूर्ण, इवन त्रासदपूर्ण अंत भी आपको दिखेगा, तो नो डाउट कि आप, इवन कई लोग तो रो पड़ते हैं। मतलब गोदान जब आखिरी में जब होरी की मृत्यु होती है तो वहां पे कई लोग एकदम रो पड़े हैं। तो ये क्या है, ये त्रासदपूर्ण जो अंत है ये जीवन में उत्कर्ष भी लाता है। ठीक है, उत्कर्ष भी लाता है। फिर लेखन शैली भी कई, मतलब उसमें बहुत सारे छंद होते थे, इतने प्रकार के छंद प्रयोग होने चाहिए। इसमें क्या है, लेखन शैली में तत्सम तद्भव, है ना, हिंदुस्तानी शैली के साथ साथ जहां पे चिंतन हो रहा है, जहां पे विचार हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर तत्समी शैली का भी प्रयोग हो रहा है। जैसे प्रेम देह नहीं आत्मा की वस्तु है, आत्मा की वस्तु। कौन कह रहा है, मिस मालती कह रही है ना ये बात, प्रेम के प्रति जो अपने विचार व्यक्त कर रही है। ठीक है, अभी हमने देखा वो कवि के बारे में जब चर्चा कर रहा है कि दर्शन ही नहीं ये है वो है ना,
दर्शन और कवित्व में अंतर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जब आप इन्हीं सब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे कि समाज के हर वर्ण, हर आप कह सकते हो एक समृद्ध राय साहब से लेके या सामंती प्रतिनिधि राय साहब से लेके गरीब किसान तक, शहरी मजदूर वर्ग तक सबका चित्रण है। शहरी मजदूरों की भी समस्याओं का वर्णन है, वो आग लग जाती है फैक्ट्री में, ठीक है, आंदोलन होता है उसका भी वर्णन है, और इसका हर चीज का वर्णन है। धनुष यज्ञ, ठीक है, आदिवासी समाज भी बीच में आ गया, हर चीज का वर्णन उन्होंने पूरे समाज का एकदम बढ़िया से वर्णन किया। आप बताएंगे कि हाँ बिल्कुल सभी मतलब बढ़िया है। एक प्रॉब्लम आप जरूर बताएंगे इसमें, एक जो समस्या है वो जरूर बताएंगे, बोलेंगे इतना सब कुछ होने के बावजूद और लगभग हर प्रतिमानों पर बहुत ही श्रेष्ठ उतरने के बावजूद शहरी एवं ग्रामीण जीवन की कथानक में जुड़ाव, ग्रामीण जीवन के कथानक में जुड़ाव उचित प्रकार से नहीं हो पाया, जुड़ाव उचित प्रकार से नहीं हो पाया, जो कि बस एक कमी यह है, बाकी सब बहुत बढ़िया है। इसमें आप चरित्रों पे भी चर्चा करेंगे। चरित्र कैसे हैं, जो कि स्वविकसित हुए हैं, चरित्र स्वविकसित हुए हैं, ठीक है, पूरे समाज की रचना है, मैंने भी कहा कि पूरे समाज का चित्रण कर रही है। तो इन्होंने कहा भी है कि बेलारी और सेमरी, दो गांव के बारे में बताया, बेलारी सेमरी, ठीक है, बोला कि भैया ये अवध के आसपास है, लोकेशन नहीं बताई, मैला अंचल में एग्जैक्ट बताया है। तो आप ये बात बताएंगे कि जहां मैला अंचल में रेणु सीधा बताते हैं कि भैया ये देखो ये लोकेशन है, एकदम नदी वदी सब बता देते हैं कि देखो ये चीज है, और एक मेरीगंज एकदम उस गांव का, मेरीगंज एकदम उसका लोकेशन बता देते हैं, ठीक है रेणु। वहीं प्रेमचंद इस उपन्यास के माध्यम से इन गांवों को एक दायरा नहीं देते हैं या एक दायरे में नहीं बांधकर पूरे भारत के ग्रामीण अंचल का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो बेलारी और सेमरी पूरे ग्रामीण, तो तुलना करते जाना है, मैला अंचल से तुलना तुरंत करते जाना है, ठीक है, तो मैला अंचल से तुलना करते जाना है, ठीक है। तो ये बात देखेंगे। अब यहीं पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, पहले एक बार कीवर्ड देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ है, ठीक है, तो एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना, फिर कंप्लीट करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स, कुछ वैल्यू एडिशन, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में हिंट दिया है, आइडिया दे दिया है कि क्वेश्चन में क्या आपके पॉइंट्स आने चाहिए, भाषा शैली, लेखन शैली, ये सारे बिंदु आपके में दिखना चाहिए। तो अब थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें, ठीक है, तो है ना, तो गोदान हिंदी का पहला महाकाव्य, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको अरेंज कर दूंगा, सही से आपको समझा दूंगा कैसे देखो अरेंज करना है, ठीक। पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जाता है कि वह पहला महाकाव्यात्मक माना जाता है। पहला लक्षण क्या है महाकाव्यात्मक उपन्यास का, किसी सीमित स्थान से न बंधा हो, पूरे समाज को धारण करने में सक्षम हो, ठीक है। तो आप यहां पर अब इसी बात को यहां पर ऐड करेंगे भाई, कि जहां मैला अंचल में रेणु मेरीगंज को सीधे सीधे एक स्थान से बांधते हैं, ठीक है, मेरीगंज को सीधे सीधे स्थान विशेष से बांधते हैं, वहीं प्रेमचंद की कोशिश है कि गांव विशेष से न बंधकर वह पूरे राष्ट्रीय जीवन को धारण करने वाला उपन्यास बने। और वे कहते हैं सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं, जिले का नाम बताने की जरूरत नहीं, अतः इनका स्पष्ट संकेत है कि हर गांव सेमरी या बेलारी है, हर साधारण किसान होरी है, हर संक्रमणशील युवा व्यक्ति गोबर है, ऐसे सीधे बताइए, ठीक है, यह बताते। फिर दूसरा प्रमाण क्या है, कथानक कितना विस्तार है, तो सभी स्थिति और समस्याओं का जीवंत वर्णन किया है इन्होंने, जीवन चित्रण किया है। धर्म, बिरादरी, मर्जाद, ठीक है, नारी आंदोलन, है ना, नारी आंदोलन की चर्चा, ठीक है, दलित आंदोलन की चर्चा, भाई सिलिया वाला दाता दिन याद ही होगा, दहेज समस्या की चर्चा, बेमेल विवाह की चर्चा, नोहरी और रूपा, वेश्यावृत्ति की चर्चा, सांप्रदायिकता की चर्चा, ठीक है, सांप्रदायिकता की चर्चा। तो हर प्रकार की चर्चा इन्होंने की है। आर्थिक समस्याएं, गरीबी और ऋण, ठीक है, लगान की अधिकता, बेरोजगारी, अलगाव व शोषण, हर प्रकार का चर्चा किया है। थानेदार द्वारा शोषण, पंचायत द्वारा शोषण, ठीक है, और शोषण का विरोध भी, आप ये बात बताएंगे, शोषण का विरोध भी
उकेरा है, शोषण का विरोध भी उकेरा है। और फिर वही बताएंगे उदाहरण, धनिया कहती है ये पंच, जो हमें याद है वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखेंगे। अब धनिया कहती है पंच नहीं राक्षस है पक्के राक्षस, क्योंकि भाई एक ही क्वेश्चन आना है गोदान का, और आपको 10 एग्जाम्पल है तो 10 एग्जाम्पल इधर उधर। आप ये मत सोचिए कि सर यहाँ भी वही एग्जाम्पल दे रहे हो आप, वहाँ भी भाई वही मिलाना है इधर उधर। तो ये बात आप बताएंगे कि एक प्रमाण हो गया कि सभी स्थितियों और समस्याओं का वर्णन है, ठीक है, सभी स्थिति की समस्याओं का वर्णन है। फिर शिल्प और प्रभाव की दृष्टि से भी, शिल्प और प्रभाव की दृष्टि से भी, ठीक है, महाकाव्यात्मकता का प्रमाण मिलता है। शहर और गांव की समानांतर कथाएं रखी है, शहरी जीवन को भी समेट लिया है। चरित्र योजना इतनी स्वाभाविक है कि चरित्र कठपुतली नहीं बने हैं, चरित्र कठपुतली नहीं बने हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, चरित्र कठपुतली नहीं बने हैं, है ना। और यथार्थपरक चरित्र है, यथार्थपरक चरित्र है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि आपको ये ध्यान रखना है कि चरित्र कठपुतली नहीं बने, यथार्थपरक चरित्र है, ठीक है। और गोबर, मिस मालती के माध्यम से न केवल नवयुगीन महिला का भी क्या किया है, वर्णन किया है उन्होंने, ठीक है, बल्कि साथ ही, है ना, साथ ही पूंजीवाद और सामंतवादी संक्रमण का भी वर्णन किया है। कीवर्ड्स जो मैंने बोला कि कीवर्ड्स जरूर बताना है, ठीक है, कीवर्ड जरूर बताना है, ठीक है, कीवर्ड जरूर बताना है। तो आपने ये बात बताई, ये बात बताई, और मैंने क्या क्या आपको कुछ बताया, ठीक है, लेखन शैली, है ना। तो लेखन शैली आप बताएंगे जहाँ पे चिंतन आता है वहाँ पे तत्समी प्रधान हो जाता है। उदाहरण प्रेम देह नहीं आत्मा की वस्तु है, ठीक है, प्रेम देह नहीं आत्मा की वस्तु, मैंने ये भी आपको बताया था, बहुत विस्तृत चर्चा किया, ये भी आपको बताया था। फिर आप एक पॉइंट ये लिखेंगे, ठीक है, गोदान का नग्न यथार्थपरक त्रासदीपूर्ण अंत, त्रासदीपूर्ण अंत इसे उत्कर्षमूलक प्रभाव से युक्त करता है, जो कि महाकाव्यात्मक रचना की एक बड़ी विशेषता मानी गई है, ठीक है। फिर वही कि पहले जो पढ़ने से पहले पाठक है वो पढ़ने के बाद में अंतर आ जाता है, अंतर आ जाता है, और किसानों के प्रति व्यक्ति संवेदना से भर जाता है, संवेदना से भर जाता है, ठीक है, संवेदना से भर जाता है। आप बताएंगे कुछ जगहों पर कथानक में बिखराव, ठीक है, शहरी ग्रामीण जीवन को समेटने के कारण कथा में उचित जुड़ाव नहीं हुआ है, ठीक है, उचित प्रकार से जुड़ाव नहीं हुआ है, ठीक है, अनुकूल जुड़ाव नहीं हुआ है। जैसी समस्याओं के बावजूद यह महाकाव्यात्मकता के सभी तत्वों को धारण करता है, तो इसे हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास होने का गौरव हासिल है। अब यहां पे समझिएगा, तो इंट्रोडक्शन आप चाहे ना, इंट्रोडक्शन आप चाहे तो फिर से शुक्ल जी के कथन से, मैंने वही कहा, एक दो चीजें पकड़ लो, स्टार्ट कर लो, इंट्रोडक्शन जोड़ दो कि जनता साहित्य क्या है, जनता की चित्तवृत्ति को संचित प्रतिबिंब है। तत्कालीन समाज में ऐसा चल रहा था, आप बता देंगे कि संक्रमणकालीन समाज से, सामंतवाद से, पूंजीवाद, वही वाला। क्योंकि भाई देखो एक चीज है, गोदान पे 2 क्वेश्चन तो नहीं आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा। तो अगर हमने एक प्रकार का इंट्रोडक्शन तैयार कर लिया है तो हर जगह उसको यूज करो, प्रश्न के अनुसार चेंज कर दो, है ना। जनता की चित्तवृत्तियों में इतना व्यापक, है ना, व्यापक विकास दिखता है, या इतना विस्तार दिखता है, और वो समाज क्या है, सामंतवाद से पूंजीवाद, ये वो मैंने जो आपको पहले वाला बताया था वही संक्रमण है। तो इससे क्या हुआ, इससे उपन्यास विस्तृत महाकाव्यात्मक उपन्यास के रूप में आ गया। और फिर यही बताना है आपको, यहां से फिर लक्षण से स्टार्ट करना है कि ठीक है, कि पहला लक्षण ये है, दूसरा लक्षण ये है, तीसरा लक्षण यहां से ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ है, मेरे हिसाब से ऐसे लिख दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। एक क्वेश्चन और हम लोग बस डिस्कशन करेंगे, जिसमें बस केवल आइडिया देखेंगे, बस प्रश्न समझाऊंगा और कुछ नहीं है। क्वेश्चन अपने आप में ये भी उठता है कि गोदान में शहरी कथा के समावेश के क्या कारण हो सकते हैं, कौन सा कारण। तो आपने जो कारण पहले बताए, तो उसमें कौन सा कारण आपको, ठीक है, आपको सबसे महत्वपूर्ण लगता है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा कारण लगता है। भाई देखो बहुत सारा कारण है ना। यहां पर भी आप चाहे ना तो बीच में कहीं पर शुक्ल जी को बिठा दीजिएगा कि संचित चित्त वृत्तियों को दर्शाना भी एक उद्देश्य हो सकता है, चित्त वृत्तियों को दर्शाना भी एक उद्देश्य होता है, क्योंकि चित्त वृत्ति में शहरी जीवन भी है, ग्रामीण जीवन भी है, शहरी जीवन भी है। इस वजह से शहरी जीवन को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, नहीं तो चित्त वृत्तियां अधूरी रह जाएंगी। मेरी बात समझिए, शुक्ल जी का जो स्टेटमेंट है ना, बड़ा बम्ब वाला स्टेटमेंट है, हर जगह यूज करिए, उसे डरिए मत, है ना। अब आप कारण बहुत सारे सोच सकते हैं, देखो बहुत सारे कारण सोच सकते हो, ठीक है, बहुत सारे कारण सोच सकते हो कि भाई भारतीय समाज का संपूर्णता में उद्घाटन पहला कारण है,
कि भारतीय समाज का संपूर्णता में उद्घाटन, जो मैंने वही कहा कि चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब बिना शहरी के उचित प्रकार से नहीं हो पाएगा। दूसरा, संक्रमण काल को वर्णित करना, संक्रमण काल को वर्णित करना, पहले पॉइंट से गिनवा दे रहा हूं, 1 2। संक्रमण काल का वर्णन कि किस प्रकार से सामंतवादी समाज पूंजीवाद में परिवर्तित हो रहा है, रियल एस्टेट का धंधा, फैक्ट्रियों का धंधा, है ना, खन्ना जैसे लोग उसका प्रतिनिधि कर रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरा, कृषक और किसानी जीवन तथा महाजनी जो सभ्यता, बेसिकली जो सामंती सभ्यता है, उसका प्रभाव का मूल्यांकन। तो कृषक और किसानी जीवन के शोषण तथा महाजनी सभ्यता के प्रभाव का मूल्यांकन बिना शहरी जीवन के अभाव, बिना शहरी जीवन के नहीं हो सकता। भाई वही गन्ना हो रहा है, गन्ना कब्जा कर ले रहे हैं सब, ठीक है। तो ये बात हो गई, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट हो सकता है कि ग्रामीण समाज समाप्त होकर शहरीकृत बन रहा है, शहरीकृत बन रहा है। तो ये बात भी हो गई, ठीक है। तो ये बात आप बता सकते हैं प्रॉपर, ठीक है ना। ये 4-5 पॉइंट आप बताएंगे, लेकिन अब बात ये आएगी इंट्रोडक्शन में, ये 4-5 आप बताएंगे, इसका एक्सप्लेन करके तो मुझे बस समझाना है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम चांस है आने का, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे आप ऊपर। एक बात जो आपको बतानी है कि शहरी, ये क्वेश्चन क्यों पूछा है कि प्रेमचंद द्वारा गोदान में शहरी कथा का समावेश का क्या कारण है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, शहरी कथा क्यों समावेश किया। तो क्वेश्चन पूछने का सबसे बड़ा कारण ये है, कई लोग की आलोचना, जैसे शांतिप्रिय द्विवेदी, गुलाब राय, इन लोगों ने आलोचना किया, बोला कि बिना मतलब के, है ना, अनावश्यक विस्तार कर दिया कथा का, मूल अंतर वस्तु धूमिल हो गई, ग्रामीण कथा से असंबद्ध हो गया, उपन्यास के प्रभाव को भी कम करने लगा ये शहरी कथानक। देखोगे आप खुद ही पढ़ोगे तो लगेगा अचानक से शहरी, जरूरत नहीं, आपको खुद फील आएगी कि जरूरत नहीं है। जो कनेक्टिंग डॉट्स है ना शहरी जीवन और ग्रामीण जीवन को जोड़ने वाले, जैसे गोबर, जैसे ये सब, तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं। जैसे धनुष यज्ञ, अब धनुष यज्ञ में शहरी लोगों को बुला लिया, यही तो जोड़ने वाले तत्व हैं, तो बहुत उचित प्रकार के नहीं है। लेकिन फिर आपको ये बात बतानी, लेकिन ध्यान रखिए, है ना, आपको इस बात को बताना है कि शहरों जीवन में चित्रण में प्रेमचंद का मन नहीं रमा है, घनता का भी अभाव है, नगर जीवन की जटिलताएं अनुपस्थित हैं, संबद्ध नहीं है, ठीक है, संबद्ध नहीं है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, जब प्रेमचंद ने लिखा है अपनी रचनाशीलता के चरम पर, तो कुछ ठोस कारण कतई रहे होंगे। तो आपने वही कारण बताया, 2-3-4 कारण जो मैंने बताए थे। कंक्लूजन में यही कहना है कि भारतीय समाज का समग्र चित्र प्रस्तुत करना इनका मेन उद्देश्य है। वो कहते भी हैं सेमरी और बिलारी, वे मैलांचल की तरह एक, कह सकते हैं आप, क्षेत्रीय, है ना, आंचलिक उपन्यास नहीं लिखना चाहते हैं, बल्कि समग्र भारत के लिए उपन्यास लिखना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने चित्रण किया होगा, आप ऐसा देख सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट करेंगे आगे के पॉइंट सिलेबस ये।